बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 1 से 3 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज के चौथे प्रश्न से स्टार्ट करना है। बचे हुए सारे प्रश्न इस वीडियो में हमें कंप्लीट करने हैं। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो समस्या संबंधी प्रश्न हैं। पहले उनको अच्छे से रीड करना है और फिर इसके बाद में हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण बनाना है और फिर इसके बाद में हमें बीजगणित की किसी भी विधि द्वारा, यहाँ पर लिखा है बीजगणित की किसी भी विधि द्वारा हमें हल करके बताना है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर चौथे प्रश्न से ऐसा लिखा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और फिर उसके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से फिर हमें उसको हल करके दिखाना है। ठीक है, किसी भी बीजगणितीय विधि से प्रश्न में कह दिया गया है तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, अथवा बीजगुणन विधि से कर सकते हो, या फिर विलोपन, ये आपकी जो पहली विधि है ग्राफी विधि, उससे भी कर सकते हो। लेकिन ग्राफी विधि से कौन करेगा, क्यों हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, कोई भी विधि जो हमें सरल लगती है उस विधि से हमें हल करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो समस्या संबंधी प्रश्न है वो है आपका चौथे प्रश्न का पहला भाग। पहले देखो क्या समस्या दी गई है। भाई, समस्या को पढ़ेंगे। समस्या हमें इस प्रकार से दी गई है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या कहता है, छात्रावास में कोई व्यक्ति रहता है, कोई छात्र छात्रावास में रहता है और उसका मासिक व्यय का एक भाग नियत कर दिया गया है। ये कहा गया है कि भाई आप छात्रावास में रहो या ना रहो, लेकिन आपको इतना पैसा देना ही देना पड़ेगा। आप उसमें रुकते हो तो ठीक है, नहीं रुकते हो तो ठीक है, आपको इतना पैसा एक निश्चित कर दिया गया है कि उतना भाग आपको देना ही देना है। आगे लिखा है शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अगर वो भोजन लेगा तो भोजन का अतिरिक्त देना पड़ेगा, लेकिन कुछ रहने का जो उसका किराया है वो फिक्स कर दिया है कि भाई इतना तो हमें देना ही देना है। ठीक है, और इसके बाद भोजन एक दिन लोगे तो एक दिन का लगेगा, 2 डाइट खाओगे तो 2 दिन का लग जाएगा। मतलब जितने दिन खाओगे उतने दिन का पैसा देना है, वो अलग से देना है। ठीक है भाई, एक विद्यार्थी कोई ए है, ए नाम का विद्यार्थी है, उसने 20 दिन तक भोजन किया और इसके बाद 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है उसको। कितने दिन भोजन किया, 20 दिन, और उसने 1000 रुपया छात्रावास का व्यय दिया। बिल्कुल ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी कोई बी है, उसको 26 दिन भोजन उसने किया है, 26 दिन भोजन उसने किया है और वो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसको 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो कहता है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना है वो आपको बताना है। नियत व्यय कितना है, मतलब महीना का एक नियत किराया कितना लगना है, और भोजन के लिए प्रतिदिन का किराया कितना भोजन का प्रतिदिन का मूल्य कितना है वो आपको बताना है। दोनों चीजें बतानी है। तो पहले तो हम ये लिख देते हैं, माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर कितना लिख दें, x रुपया है। ये तो निश्चित है कि भाई x रुपया तो लगना ही लगना है। और प्रतिदिन का भोजन का जो है वो कितना मान लें, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य लिख देते हैं। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर मान लेते हैं 22 रुपया है। 22 रुपया एक दिन का भोजन का उसका लगता है। ठीक है, एक दिन के भोजन का कितना लगता है, 22 रुपया लगता है। और छात्रावास का नियत व्यय है वो आपका x रुपया है। ठीक, इतनी बात क्लियर है बच्चों। छात्रावास का नियत व्यय x रुपया है, प्रतिदिन भोजन का व्यय 22 रुपया है। अगर कोई व्यक्ति पहला है, ए व्यक्ति, ए छात्र है, उसका नाम क्या है, ए छात्र भोजन कितने दिन करता है, भोजन करता है वो केवल 20 दिन। कितने दिन देखो लिखा है, 20 दिन भोजन करता है। बिल्कुल ठीक है। और छात्रावास का उसका 1000 रुपया उसको देना पड़ता है। 20 दिन का 1000 देना पड़ता है। बात ध्यान से समझना है, x रुपया तो उसको देना ही देना है। ए का ऐसे लिख दें, ए का 20 दिन का
20 दिन का छात्रावास का व्यय, है ना, क्या लिखा है, छात्रावास के लिए व्यय करता है वो 1000 रुपया। ठीक है, 20 दिन का छात्रावास का व्यय कितना है, छात्रावास का व्यय बराबर कितना है, 1000 रुपया। 20 दिन का 1000 रुपया लगता है भाई, x रुपया तो उस पर लगेगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। x रुपया तो भोजन करे तो लगेगा, ना भोजन करे तो लगेगा। एक दिन का 22 रुपया लगता है, 20 दिन का 20-22 रुपया लग जाएगा, तो भाई टोटल रुपया कितना लगेगा, x प्लस 20-22 लगेगा। और ये प्रश्न कहता है 1000 रुपया दिया उसने। नहीं बात समझ में आई, नहीं बात समझ में आई, एक बार फिर से समझो। x रुपया तो उसको नियत देना ही देना है, चाहे वो भोजन करे या ना करे, तो x रुपया तो उसको देना ही देना है। एक दिन भोजन करेगा उसको 22 रुपया देना है, 20 दिन भोजन किया तो 20-22 देना पड़ेगा। ये भोजन का हो गया, ये नियत हो गया, कुल कितना हो गया, 1000 हो गया। सिंपल बात हो गई, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अगली शर्त देखो, ये आपकी पहली शर्त थी। इसके बाद देखो दूसरी वाली शर्त समझो। दूसरी सेकंड शर्त क्या है, कोई बी छात्र है, बी का कितने दिन देखो उसने भोजन किया, 26 दिन किया है शायद, 26 दिन का, बी का 26 दिन का छात्रावास का व्यय, 26 दिन का छात्रावास का व्यय कितना है, ध्यान से समझो। 26 दिन का छात्रावास का व्यय 1180 रुपया है। बिल्कुल ठीक है, कितना है, 1180। छात्रावास का व्यय बराबर 1180 रुपया है। अब देखो फिर ध्यान से समझो, 26 दिन का इतना लग रहा है, एक दिन का ये छात्रावास का ये तो इतना लगना ही लगना है भाई, इसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं है। अब एक दिन का अगर भोजन करता है तो उसको 22 रुपया देना पड़ता है, 26 दिन भोजन करेगा 26-22 रुपया लग जाएगा, और ये टोटल मिला के 1180 रुपया है। ये तो हो गया, ये तो इतना देना ही देना है भोजन का, ये हो गया, कुल मिला के 1180 हो गया। क्लियर बात हो गई। तो यहां से देखो ये सेकंड वाला इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को, ये देखो बीजगणितीय समीकरण बन गए। प्रश्न कहता है इन दोनों बीजगणितीय समीकरणों को किसी भी विधि से, जो आपको सरल लगती है उस विधि से हल करके बताओ। तो बच्चों यहाँ पर सीधी बात है, अगर विलोपन कर दिया जाए, देखो x x कैंसिल हो जाएगा, सबसे सीधा काम तो यही लग रहा है ना, तो हम विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। क्या लिख दें, समीकरण 1 और 2 को घटा दें, 1 व 2 को क्या करें, घटा दें। तो यहां से अगर 1 और 2 को घटाओगे तो ये x और ये x, देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 26 घटाओगे तो माइनस में 6/22 बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 1000 में से 1180 घटेगा तो माइनस का बचेगा 180, ये भी ठीक है। यहाँ देखो माइनस से माइनस आप कैंसिल करो, 6 से डिवाइड करोगे 180 बटे में 6, 6 × 18 मतलब 30 रुपया। अब समझो बात, 30 रुपया मतलब बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है प्रतिदिन भोजन का व्यय बाई है, तो इसका मतलब प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपया है। एक दिन का भोजन का उस पर 30 रुपया चार्ज हो रहा है। अब इस बाई के मान को उठा के आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। आपको यहां लिखना है बाई का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर 1 नंबर में रखो, इसमें देखो x ज्यों का त्यों प्लस 20 × बाई, और बाई का मान कितना लिखोगे 30, और इधर बराबर 1000। यहां देखो x प्लस 3 दूनी 600 हो गया, बराबर में लिख दें 1000, और x बराबर यहां निकल आएगा 1000 माइनस का 600, प्लस का है ना, इधर जाएगा माइनस का 600। ठीक है, अब बताओ x का मान कितना हो गया, 400 हो गया। तो भैया ये x बराबर 400 का क्या मतलब है, ये है x बराबर 400 का मतलब है छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपया देना है। हर महीना 400 रुपए तो देना ही देना है, वो तो कांस्टेंट है, नियत है। और इसके बाद जितना भोजन खाओगे उसका अलग लगेगा। एक दिन का भोजन का 30 रुपया है, देखो ये निकाल लिया हमने। तो आपको बस यहां लिखना है नियत व्यय छात्रावास का, क्या लिखना है, छात्रावास का नियत मासिक व्यय है जी, है ना, मासिक व्यय मतलब मासिक खर्च है उसका कितना, 400 रुपया, तथा प्रतिदिन भोजन का कितना है, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर
भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर आपको लिखना है 30 रुपया। ठीक है, ये हमारा देखो प्रश्न हो गया। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी प्रकार कोई भी डाउट्स अगर आता है बच्चों तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के हमें कमेंट करके अथवा मैसेज भेज के हमें प्रश्न पूछ सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। निश्चित रूप से सारे प्रश्नों का हम हल दे रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल एक एक करके कंप्लीट कर रहे होगे। हमें बिल्कुल 100 to 100 एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। सारे एकदम बढ़िया से प्रश्न तैयार करोगे तो मेरे ख्याल से कटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे इसका दूसरा पार्ट देख लें। दूसरा पार्ट इसका देख लें, देखो। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करें इसका दूसरा पार्ट। देखो दूसरा पार्ट आपका क्या है? यहां पर चौथे प्रश्न का दूसरा भाग देखो। इसमें भी लिखा हुआ है कि एक कोई भिन्न है 3/4। अब भिन्न वाली बात शुरू हो गई भाई। एक कोई भिन्न है 1/3 हो जाती है। भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, और भिन्न का मान 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न बताइए बच्चों, कल भी आपको एक इसी टाइप का प्रश्न मिला था, याद करो। भिन्न संबंधी जब प्रश्न होता है तो भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अंश बटे हर मतलब अगर अंश को x मान लिया जाए, हर को y मान लिया जाए, तो भिन्न हमारी x/y हो जाएगी। देखो यहाँ पर हर भिन्न संबंधी प्रश्न में आपको भिन्न यहाँ पर इस प्रकार से माननी होती है कि भिन्न बराबर मान लेते हैं, यहाँ लिख दें माना भिन्न x/y है। इसका ये देखो अंश हो जाएगा, ये आपका हर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न को हमेशा आप x/y मानोगे हर प्रश्न में। अब जैसा जैसा प्रश्न कहता है हमें बस वैसा ही करना है। भिन्न का मान मतलब x/y का मान प्रश्न कहता है 1/3 हो जाती है भिन्न ये, तब जब अंश में 1 घटा दिया जाए। भाई अंश में 1 घटा दें, अंश हमारा है कितना x है, इसमें 1 घटा दें। y हमें कुछ नहीं करना है, जो भिन्न x/y है उसके केवल अंश में 1 घटा दें तो इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। प्रश्न ऐसा कहता है। इस भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3, कब? तब जब x में अर्थात अंश में 1 घटा दिया जाए। ऐसा ही तो कह रहा है प्रश्न। जैसा प्रश्न कहे हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो एक समीकरण बढ़िया बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3 का गुणा इन दोनों में करोगे, 1 का गुणा y में करोगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3x माइनस में 3 और ये बराबर में y। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x, ये इधर ले आओ माइनस का y और ये इधर ले जाओ बराबर में 3। यहां देखो एक समीकरण साफ सुथरा एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी यहां पर कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। भाई जो हर है ना उसमें 8 जोड़ दिया जाए। यहां पर लिखेंगे सेकंड वाली शर्त है, उसको लिखेंगे। क्या सेकंड शर्त है? जो भिन्न हमारी x/y है उसके हर में जोड़ा जाए। उसके हर में कितना जोड़ा जाए? प्रश्न कहता है हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। लो 8 जोड़ देते हैं भाई, हर में हमने 8 जोड़ दिया तब वह भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, बराबर 1/4 लिख दे। बस यहां से देखो अब फिर एक समीकरण बन जाएगा। इसका यहां गुणा कर दें, इसका यहां गुणा कर दें, तो भाई क्रॉस गुणा करोगे तो 4x बराबर 1 का गुणा करोगे तो y + 8। यहां y को इधर ले आओगे तो ये 4x माइनस का y बराबर में 8 हो जाएगा। बस अब ये देखो सेकंड समीकरण हो गया। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है कि किसी भी विधि से आप हल करके बताओ, चाहे बज्र गुणन विधि से बता सकते हो, विलोपन विधि से अथवा प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से आपको सरल लगे उससे बता दो बस आराम से। देखो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, ये समीकरण और ये समीकरण में देखो अगर विलोपन कर दिया जाए, विलोपन विधि से किया जाए तो यहाँ बड़े आराम से y कैंसिल हो सकती है। विलोपन विधि से कर लें तो यहाँ देखो हम इसी के नीचे इसको लिख लें 3x माइनस y बराबर 3। ये आपका पहला इक्वेशन है। इन दोनों को क्या कर दें? घटा दें। क्या कर रहे हैं? घटा दें। क्यों घटाएं? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो जिस जो y है ना उसके चिन्ह समान हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तब हम घटा देते हैं।
जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब हमने जोड़ देते हैं। देखो समान है ना, माइनस माइनस है तो समान है, प्लस प्लस है तो भी समान कहे जाते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस है तो भी समान कहे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, समान चिन्हों के लिए घटाना पड़ता है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो कैंसिल। 4 3 घटा के यहाँ पर कितना, सॉरी 4x में से 3x घटाओगे 1x मिलेगा, और यहाँ देखो y तो कैंसिल हो गया, बराबर 8 में से 3 घटाओगे यहाँ 5 मिल जाएगा। देखो एक x का मान मिल गया। अब बस इस x के मान को आप यहाँ अथवा यहाँ पहले अथवा दूसरे समीकरण में रख दें। यहाँ लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर में रखो। यहाँ देखो 3 और x का मान लिखेंगे 5 माइनस का y बराबर में 3 लिखें। अब 3 का 5 में गुणा 15 माइनस का y बराबर में 3 लिखें। यहाँ देखो यहाँ 15 को इधर ले जाओ, माइनस y यहीं छोड़ो, 3 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस का 12 हो जाएगा। ध्यान से देखो 3 में से 15 घटाओगे माइनस का 12 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल कर दें, बस y का मान 12 हो गया। बताओ बच्चों भिन्न कितनी हो जाएगी। भिन्न का मतलब भिन्न तो हमारी x बटे y थी, बस x का मान हमने निकाला है 5 और y का मान हमने निकाला है 12, तो ये भिन्न हमारी 5 बटे 12 बन जाएगी। ठीक है कि नहीं, किसी को कोई डाउट। बच्चों यहाँ हमने बताया कि इस प्रश्न को, इन इबारती वाले प्रश्नों को हल हम चेक कर सकते हैं, इनका हल भी चेक कर सकते हैं कि हमने हल किया है, जो भिन्न का मान हमने निकाला है वो भिन्न का मान सही निकाला या गलत। प्रश्न आपका जैसा कहता है उस कंडीशन को यहाँ लगा के देख लो। अब यहाँ पर भिन्न जो दी गई है वो हमने बताई कितनी है, 5 बटे 12। प्रश्न की पहली कंडीशन तो यह है कि अंश जो है ना उसमें 1 घटाओ, तब भिन्न का मान 1 बटे 3 होना चाहिए। घटा के देखो, यहाँ पर 1 घटा दो, इसमें से जब 1 घटाओगे तो भिन्न ऊपर हमारा 4 रह जाएगा और नीचे तो 12 है ही है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, देखो भिन्न का मान 1 बटे 3 हो गया बच्चों के नहीं। सही है कि नहीं है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हो, हर में 8 जोड़ के। यहाँ देखो जो भिन्न हमारी ये है 3 5 बटे 12 है, और हर में हम 8 जोड़ दें। देखो 8 जोड़ के देखते हैं तो ये 5 और ये हमारा 20 हो जाएगा, 12 8 20। और ये भिन्न 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो अब ये भिन्न बताओ 1 बटे 4 हो गई। यहाँ पर देखो कह रहा है 8 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 बटे 4 हो जाता है। हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो भिन्न का हमने आंसर निकाला है 5 बटे 12, वो बिल्कुल एकदम ठीक है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं बच्चों। क्लियर है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद देखो इसका तीसरा भाग देखो, इसी प्रश्न का तीसरा पार्ट देखो। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है, इसका यहां पर तीसरा पार्ट देखो कितना है, चौथे प्रश्न का तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है भाई। कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक टेस्ट दिया और उसमें 40 अंक उसको मिले, बिल्कुल ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, क्या हुआ, जो प्रश्न उसका सही था उस पर 3 नंबर उसको मिल गए, और जो नंबर एक प्रश्न कोई गलत हो गया तो 1 नंबर उसका कट गया। 3 सही पर 3 नंबर मिल रहे हैं और गलत पर 1 नंबर कटौती हो रही है, ऐसा प्रश्न कहता है। तब उसको 40 अंक मिले टोटल मिला के। प्रश्न पत्र को जब चेक, उसके कॉपी को उसको चेक किया गया तब उसको 40 नंबर कब मिले, तब जब सही पर उसको 3 नंबर मिले और गलत पर 1 की कटौती हुई है। अब प्रश्न ये कहता है कि यदि चेक इस प्रकार से किया जाता कि अशुद्ध पर 2 नंबर कटते, 1 मिनट, यदि ऐसे उसको नंबर मिलते कि सही पर 4 नंबर मिलते और अशुद्ध पर 2 की कटौती होती, तो यश को 50 अंक अर्जित करता हो, तब उसको 50 नंबर मिलते। सही पर अगर 4 नंबर मिलते, गलत पर 2 नंबर कट जाते, तब यश के 50 नंबर आते, 40 नहीं 50 नंबर आ जाते। यदि इस प्रकार से कॉपी चेक हुई होती कि सही पर 4 मिलते और गलत पर उसके 2 कटते, तब उसको 50 नंबर मिलते। तो प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताओ, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताओ। मान लेते हैं कि उसके कुछ गलत हुए कुछ सही हुए, टोटल हमारी यही हो गई ना,
तो यहां पर हम ऐसा लिख दें, माना शुद्ध प्रश्न बराबर मान लेते हैं उनकी संख्या, शुद्ध प्रश्नों की संख्या, ऐसे लिख दें, शुद्ध प्रश्नों की संख्या जो बिल्कुल सही, उसके शुद्ध का मतलब सही प्रश्न लिख दो, है ना। माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर, या कहें गलत प्रश्नों की संख्या, या लिख दें गलत, जो गलत प्रश्न उसके हो गए उनकी संख्या कितनी है, 22 है। तो बताओ कुल कितने प्रश्न, कुल प्रश्न, या लिख दें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कहना है कुल प्रश्नों की संख्या होगी x + 22, कुछ उसके सही हो गए, कुछ उसके गलत हो गए, तो टोटल मिला के तो सही प्लस गलत जो पेपर में पूछे गए वो कितने हैं, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी है, x + 22 है। ठीक है बात कि नहीं, कुछ गलत हो गए, कुछ उसमें सही हो गए, x गलत हो गए, x सही हो गए, 22 गलत हो गए। अब देखो प्रश्न की पहली कंडीशन क्या है, शर्त नंबर 1, पहली शर्त, उसको 40 नंबर मिले। कब? उसको 40 तब मिले जब एक सही पर 3 नंबर मिल रहे हैं और एक गलत पर 1 नंबर कट रहा है। एक सही पर 3 नंबर मिल रहे। अच्छा अब बताओ x सही हो गए तो कितने नंबर मिल जाएंगे, एक सही पर 3 नंबर मिल रहे हैं, x सही पर 3x नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 3x देखो मिल जाएंगे तब जब उसके x प्रश्न सही हो गए तो उसको नंबर कितने मिलेंगे, 3x। अब उसका एक प्रश्न देखो गलत हो गया तो उसके 1 नंबर कट गए, 1 पर 1 कट रहा है, 1 गलत तो 1 कट रहा है, 22 गलत तो 22 कट जाएगा, सिंपल बात है। 22 गलत हुआ तो उसके 22 नंबर देखो कट गए, सही उसको नंबर इतने मिले, कटौती इतने की हो गई, कटौती मतलब घट गए, समझो उतना घट गए भाई। अगर उसको 10 नंबर मिल गए टोटल, अब उसके 2 प्रश्न गलत हो गए तो 2 उसमें नंबर कट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे मतलब घट जाएंगे, 8 ही तो बचे। ये टोटल 3x उसके सही प्रश्न के नंबर मिल गए, ये सही प्रश्न हुए तो उसके ये नंबर हैं, गलत हो गए तो उसने इतने कट गए, तो कुल मिला के कितने बचे, 40। प्रश्न कहता है 40 नंबर बचे। बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। पहली शर्त जो है वो ये है कि यदि 3 नंबर उसको सही पर मिल रहे हैं, 1 नंबर उसका गलत पर कट रहा है, तो उसके 40 नंबर उसको मिल रहे। सही पर 3x मिल गए, गलत पर 1 बाई कट गया, तो कुल मिला के उसके नंबर मिले 40। पहली कंडीशन फिट हो गई, कोई डाउट नहीं। अगली कंडीशन क्या है देखो, सेकंड शर्त लिख दें यहां पर, यदि ऐसा होता कि एक सही पर 4 नंबर मिलते, एक सही पर 4 नंबर मिलते, एक सही पर 4 नंबर मिलते तो x सही पर 4x नंबर मिलेंगे। एक सही पर कितने नंबर मिल रहे हैं, 4, तो x सही हो गए तो 4x नंबर मिलेंगे कि नहीं, 4x नंबर मिल गए सही प्रश्नों पर। अब एक गलत हो गया तो 2 नंबर कट गए, 22 गलत हो गए तो 2 22 नंबर कटौती हो गई, 2 22 की घट गए, समझो इसमें से 4x में से ये नंबर इतने कम हो गए, क्योंकि यहां पर गलती वाले नंबर कट रहे, तो गलती वाले नंबर घटा दें तो नंबर 50 मिल रहे हैं। प्रश्न कहता है कितने नंबर मिल रहे हैं, 50। ठीक, बात आई समझ में, ये आपका सेकंड हो गया। यहां पर जो प्रश्न की शर्तें थी उनके अनुसार हमने 2 समीकरण बना लिए। बस इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से आपको करना है। कहता है कोई भी विधि से हल करो, चाहे बीजगुणन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई विलोपन विधि से अगर हल करें तो बिल्कुल आसान तरीका है कि इसमें हम 2 का गुणा कर दें। भाई यहाँ पर देखो 1 22 है, यहाँ 2 22 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 22 वाला टर्म्स हमारा बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, यहां पर यहां 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x, यहां 2 का गुणा करोगे 2 22, और यहां 2 का गुणा करोगे तो 40 दूनी 80। देखो इस पर हम 3 नंबर डाल लेते हैं और बस 3 के नीचे यहां पर देखो दूसरा लिख दें, 4x माइनस का 2 22 बराबर में 50। ये हमारा दूसरा वाला समीकरण है।
इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें। क्यों घटाएं? क्योंकि बाई के चिन्ह देखो समान हैं, समान चिन्हों को घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह पलट दें, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये देखो कैंसिल हो रहा है। 6x में से 4x घटाओगे 2x बराबर 80 में से 50 घटाओगे 30 और 2 से डिवाइड करो तो x बराबर देखो 15 बचेगा। x बराबर 15 मतलब उसके जो सही प्रश्न हुए वो 15 प्रश्न सही हो गए। कितने सही हुए? 15 प्रश्न सही हुए। अब गलत कितने हुए भाई? x का मान किसी समीकरण में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखोगे, देखो ध्यान दें, ये हमारा एक समीकरण है। 3x का मान यहां से रखना है 15 और यहां से देखिए माइनस में y बराबर में यहां 40। ठीक है, अब यहां देखो 3 और 15 का गुणा 45 हो जाएगा, माइनस y बराबर में यहां लिख दें 40 और इधर 45 को ले जाओ तो देखो माइनस y बराबर 40 माइनस 45। ठीक है, माइनस y बराबर 40 में से 45 घटा दें तो माइनस का 5। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल करेंगे, y बराबर 5। y का क्या मतलब है? y का मतलब है कि जो गलत प्रश्न हुए उसके वो 5 प्रश्न गलत हो गए। 15 प्रश्न उसके सही हैं, 5 प्रश्न गलत हैं। तो प्रश्न पत्र में कितने कुल प्रश्न पूछे गए हैं? यहां पर कुल प्रश्न पत्र बराबर x प्लस y मतलब 15 प्लस 5, 20 प्रश्नों का ये टोटल प्रश्न पत्र था। तो आपको लिखना है कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या। ध्यान से समझो, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितना लिखना है? x प्लस y। x का मान हमें 15 मिल गया, y का मान 5 मिल गया, तो टोटल मिला के 20 प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न थे। ठीक है, प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न थे? कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी, जिसमें से 15 सही हो गए। तो 15 प्रश्न अगर सही हो गए और एक पर 3 नंबर, सही पर 3 नंबर मिल रहे हैं तो 15 तिया 45 हो गए, 15 तिया 45 हो गए। एक पर 1 नंबर की कटौती हो रही तो 5 प्रश्न गलत हुए, कटौती कितने की हो जाएगी? 5 की कटौती हो जाएगी। तो अब बताओ कितने नंबर मिल रहे हैं? 40। देखो यही प्रश्न कह रहा है, 3 सही, एक प्रश्न सही होता है तो 3 नंबर मिल जाते हैं और एक प्रश्न गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है, तब उसके नंबर कितने आए? 40। यदि यहां पर देखो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है यदि उसको 4 नंबर मिलते, सही पर 4 नंबर मिलते तो 15 चौको 60। ध्यान से समझो, 15 पर 15 नंबर, 15 प्रश्न अगर उसके सही होते तो टोटल मिला के उसके 60 नंबर मिलते, क्योंकि एक प्रश्न पर 4 नंबर मिल रहा है तो 15 चौके 60 नंबर उसको मिल जाते। लेकिन उसके अगर 5 प्रश्न गलत हो गए तो 5 दूनी 10 नंबर इसमें से कट जाएंगे। ध्यान से समझो, 5 प्रश्न पर कितने नंबर कट रहे हैं? 2 नंबर। एक प्रश्न पर 2 नंबर कट रहा है, 5 प्रश्न पर 5 दूनी 10 नंबर कट रहे हैं। तो अब इसको कितने नंबर मिलेंगे? 50। ठीक है, एकदम जांच हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। इसका मतलब देखो आंसर बिल्कुल ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, प्रश्न पत्र में 20। ठीक है, इसको भी नोट करें। अगला प्रश्न देखो भाई, देखिए अगला प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न क्या है? लिखा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है, उस पर 2 स्थान है A और B, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कहता है एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। बिल्कुल ठीक है। यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती। बिल्कुल ठीक है। यदि वो विपरीत दिशा में चलती तो वो 1 घंटे पश्चात मिल जाती। दोनों कारों की चालें बताइए। बच्चों ऐसा था, देखो चित्र से एकदम समझ में आएगा। मान लेते हैं एक यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर मान लेते हैं B बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर दी गई है। एक कार यहाँ पर खड़ी है, पहली कार है, ये यहाँ पर खड़ी है। एक कार कोई दूसरी है, वो आपकी यहाँ पर खड़ी है। तो हुआ ये कि इसको मान लेते हैं दोनों कारों को एक ही दिशा में जाना है। इधर ये इधर चल पड़ी, ये भी इधर चल पड़ी, एक ही दिशा में जा रही। या फिर ऐसे माने कि ये इधर चल पड़ी तो ये भी इधर चल पड़ी, मतलब एक ही दिशा में दोनों कारें जा रही हैं। तो अगर हम ये माने कि ये वाली कार चली चली और यहां पर आ गई,
तब तक ये बी भी उसी समय चल पड़ी, लेकिन बी थोड़ी स्लो चाल से अगर चल रही होगी तो ये मान लो इतनी दूरी चल पाई। ए कार ने जितने समय में दूरी चली, ये वाली ए कार है ना, पहली कार है, तो पहली कार ने अगर ये मान लो यहां पर आ गई, ये पहली कार कहां पर आ गई, सी बिंदु पर, फिर ये दूसरी कार हमारी यहां तक आ पाई, तो समझो सी बिंदु पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये निश्चित बात है कि इसको अगर इसकी चाल ज्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, तो ही ये यहां पर आ पाएगी। अगर दोनों की चालें समान होंगी तो कभी मिलेगी नहीं, हमेशा 100 किलोमीटर का अंतर रहेगा। और इसकी चाल अगर ज्यादा है और इसकी चाल कम है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे जाके वो मिल जाएंगी। तो मान लिया कि सी बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही है। कितने घंटे बाद, प्रश्न कहता है 5 घंटे बाद मिल रही है। मतलब 5 घंटे में पहली वाली कार ने ए से सी तक की दूरी तय करी, जबकि दूसरी वाली कार ने बी से सी तक की दूरी तय कर पाई है प्रश्न के अनुसार। देखो अगर हम ऐसा लिख दें, माना कार ए की चाल, मान लेते हैं कि ए कार की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार जो बी है, बी और ए ना लिखें, पहली और दूसरी, यहां पर पहली कार है वो दूसरी कार है, ये ए बिंदु पर खड़ी है वो बी बिंदु पर खड़ी है, तो यहां पर लिख दें पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर लिख दें दूसरी कार की चाल बराबर मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहां पर पहली वाली कार 5 घंटे में सी बिंदु पर मिल रही है, सी बिंदु पर पहुंच रही है। यहां पर लिख देते हैं माना दोनों कारें मान लेते हैं कि दोनों कारें 5 घंटे बाद एक दूसरे को सी बिंदु पर मिल रही हैं, सी बिंदु पर मिल रही है। मान लिया हमने कि 5 घंटे बाद ये पहली वाली कार सी बिंदु पर पहुंच रही है और ये दूसरी वाली कार भी 5 घंटे में सी बिंदु पर ही पहुंच पा रही है, तो निश्चित रूप से 5 घंटे बाद ये सी बिंदु पर मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, दोनों की एक ही दिशा है, दोनों की चलने की दिशा एक ही है, ये भी इसी दिशा में जा रही, ये भी इसी दिशा में जा रही। ठीक है, चलो तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर पहली वाली कार की कितनी दूरी 5 घंटे में चली ए से सी तक, यहां पर लिखें पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी। बताओ दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। बताओ इसकी चाल कितनी है, पहली वाली कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, समय इसने कितना लिया 5 घंटा, तो ये देखो 5x किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली। पहली वाली कार ने 5x किलोमीटर दूरी तय कर ली। यहां पर इसको AC भी लिख सकते हो, A से C तक पहुंच गई 5 घंटे में, तो AC दूरी ये आपकी 5x हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब देखो दूसरी कार की बात करो, दूसरी कार सेकंड कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, यहां निकालो 5 घंटे में चली दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझो वही फॉर्मूला, क्या चाल गुणे समय। चाल इसकी कितनी है, देखो दूसरी वाली कार की चाल है 22 और समय इसमें 5 घंटा, इसने भी उतना ही समय लिया, इसने भी उतना ही लिया। इसकी चाल कम होगी तो इसने केवल इतनी दूरी तय कर पाई, इसकी चाल ज्यादा होगी इसलिए इसने ए से सी तक दूरी तय कर पाई है। ठीक है, तो ये BC दूरी निकल के आई। देखो BC बराबर आपको लिखना है 5/22 गुणे 5 या 5/1 ही बात, इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ चित्र से आप देख सकते हो कि अगर AC में से BC घटा दिया जाए तो 100 किलोमीटर बचेगा कि नहीं। आपको यहाँ पर लिखना है AC माइनस BC और बराबर में क्या लिखोगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 100 किलोमीटर। ठीक है, AC हमने निकाला है 5x माइनस BC निकाला है 5/22 और बराबर यहाँ लिखेंगे 100। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर देखो x, यहाँ माइनस का y बराबर में 5 दूनी 10 मतलब 20। ये आपका देखो पहला इक्वेशन बन के तैयार। ठीक है, अगर ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं
तो 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिल रही हैं। पूरी बात समझो, पूरी बात ध्यान से, पहले देखो सवाल को रीड करना है मन से अच्छे से। क्या कहता है कि पहली वाली कार 5 घंटे में, मान लिया हमने सी बिंदु पर पहुंच गई, दूसरी वाली कार 5 घंटे में सी बिंदु पर पहुंची, तब ये सी बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही है। इसकी चाल ज्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, इसलिए इसने ज्यादा दूरी तय कर पाई, इसने कम दूरी तय कर पाई। अब देखो इस AC दूरी में से अगर BC दूरी घटा दी जाए तो ये 100 किलोमीटर बचेगा कि नहीं? चित्र से आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने पहले A से C तक की दूरी निकाली, पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी AC होगी, तो AC बराबर क्या लिखना है? दूरी बराबर चाल गुणे समय सूत्र होता है। चाल इसकी हमने x मानी है और समय यहाँ पर 5 घंटा लगा, इसलिए 5x ये हमारी AC दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड कार द्वारा 5 घंटा में चली दूरी निकालनी है BC, तो ये BC बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र वही है, चाल गुणे समय। चाल इसकी 22 है, समय 5 घंटा लगा है, इसलिए ये BC बराबर 5/22 हो जाएगा। अब चित्र के मुताबिक आप देख सकते हो AC माइनस BC बराबर कितना है? 100 है। ये आपका देखो एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद अब देखो सेकंड वाली पोजीशन समझो। सेकंड पोजीशन कुछ इस प्रकार से है कि ये आपका A बिंदु है और यहाँ पर एक B बिंदु है। यहाँ पर एक कार खड़ी है पहली वाली और यहाँ पर सेकंड वाली कार खड़ी है, यहाँ पर सेकंड कार है, ठीक है। अब ये दूसरे एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब एक दूसरे की ओर आ रही, ये देखो इधर पहुंच रही है, ये इधर आ रही है। मान लेते हैं कि C बिंदु पर मिल गई आके, ये इधर जा रही है, तो ये कितनी देर में, देखो ध्यान दें, इसकी चाल जो चूंकि ज्यादा है ना, यहाँ पर इसकी चाल ज्यादा है, तो यहाँ भी वही कार है ना, इसकी कार की चाल ज्यादा है, तो इसने A से C तक दूरी तय कर ली, इसने B से C तक दूरी तय कर पाई। इसका मतलब कितनी देर में एक दूसरे से मिल रही हैं? देखो प्रश्न कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि A से C तक ये 1 घंटा में चली दूरी है और B से C तक ये दूसरी कार द्वारा चली दूरी, ये भी 1 घंटे में चली दूरी है। तो 1 घंटे में चली दूरी, दोनों कारों की 1 घंटा में चली दूरी आप निकालें। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो समझो बात, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पहली वाली कार A से C पर पहुंच गई, ये B वाली दूसरी कार है वो B से C पर आ गई। तो आपको लिखना है पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी निकालो। 1 घंटे में चली दूरी, 1 घंटे में चली दूरी कितनी निकालना है? AC बराबर, सूत्र वही, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल इसकी x है और समय इसने 1 घंटा लिया, तो आपको यहाँ 1x लिखना है। बिल्कुल उसी प्रकार सेकंड कार जो दूसरी कार है, इसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी कितनी है? BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? इसकी चाल है 22, समय लगा 1 घंटा, तो यहाँ पर आपको 1/22 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर कितनी है? यहाँ पर 100 किलोमीटर की टोटल दूरी है। तो कुछ दूरी पहली कार ने चली है, कुछ दूरी दूसरी कार ने चली है, दोनों दूरियों का योग 100 होगा, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं, इस प्रकार से यहाँ लिख दें प्रश्नानुसार, दोनों को जोड़ के लिख दें, मतलब AC प्लस BC बराबर क्या लिख दें? हम लिखेंगे 100। AC का मतलब कितना है? यहाँ लिख देते हैं, देखो कुछ जगह कम है, AC प्लस BC। AC का मतलब कितना है? देखो हमने ये निकाल लिया है, AC का मतलब x निकाला है, AC बराबर x, BC बराबर 22। तो आपको लिखना है x और इसमें प्लस करना है 22 और बराबर कितना लिखना है? 100। यहाँ देखो ये आपका सेकंड समीकरण बन गया, ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब तो बिल्कुल एकदम आसान है बच्चों, दोनों समीकरण मिल गए, तो अब तो हमें किसी भी विधि से हल करना है, चाहे विलोपन से कर दें, चाहे प्रतिस्थापन से कर दें। यहाँ देखो पहला जो समीकरण है उसमें लिखा x माइनस 22 बराबर 20, दूसरा समीकरण आपका x प्लस 22 बराबर 100। तो भाई पहला समीकरण इसी के नीचे सीधा रख सकते हो, x माइनस 22 बराबर में 20, और यहां से दोनों समीकरणों को जोड़ दें, ठीक है।
दोनों को जोड़ोगे देखो बाई माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स जुड़ के 2x हो जाएगा बराबर यहाँ पर देखो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 और x बराबर हमें 120 बटे में 2 मतलब 60। पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली कार जो यहाँ पर खड़ी है ए बिंदु पर, उसकी चाल कितनी निकल के आई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x का मान हम चाहे 2 नंबर में रख दें चाहे 1 नंबर में लिख दें, तो हमें यहाँ पर दूसरी कार अर्थात बाई का मान ज्ञात हो जाएगा, दूसरी कार की चाल ज्ञात हो जाएगी। यहां लिख दें x का मान समीकरण सेकंड में रख दें, ठीक है। तो यहां पर रखो, देखो x का मान कितना लिखोगे? 60 प्लस में लिख दें बाई बराबर इधर लिख दें 100 और बाई बराबर यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 60, 100 में से 60 घटा दो तो ये 40 किलोमीटर, ये आपकी दूसरी कार की चाल है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूसरी वाली कार की चाल है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है फाइनल में? प्रथम कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न है। यहां आप लिख सकते हो प्रथम कार की चाल, है ना, इस प्रकार लिखें प्रथम कार की चाल। प्रथम कार की चाल बराबर यहां लिखोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिखोगे सेकंड वाली कार, इसकी चाल बराबर क्या लिखोगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बच्चों, इतनी बात ठीक है? किसी को कोई समस्या? ठीक, बिल्कुल सही। ध्यान से पढ़ना है, बस सवाल को पढ़ते रहो, बस सारे सवाल बड़े आराम से लगते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये चौथा पार्ट हो गया बच्चों। आगे यहां पर एक और सवाल है, बिल्कुल अंतिम सवाल, इसको भी देखें। देखिए, इसको रब कर लेते हैं, हम लोग 5वें सवाल की बात करें। ठीक है, 5वां सवाल इसका है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत है कोई, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब होता है कम? आगे शर्त लिखिए। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि ऐसा कर दिया जाए कि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तब उसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ऐसा प्रश्न कहता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपकी ये कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, मतलब लंबाई को भी बढ़ाएं चौड़ाई को भी बढ़ाएं। कितना? लंबाई को 3 बढ़ाएं चौड़ाई को 2 बढ़ाएं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो आयत की विमाएं कितनी होंगी बताइए? मान लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसान है। देखो, चौथा प्रश्न का यहां पर ये 5वां पार्ट है। मान लेते हैं, माना आयताकार क्षेत्र, क्या है, खेत है, क्या है, जो भी लिखा हो उसको वैसे ही लिख दें। आयत है केवल तो लिख देते हैं आयत की विमाएं। ठीक है, माना आयत की विमाएं। आयत की विमाओं का मतलब समझ रहे हो, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है? यहां पर लिख दें लंबाई बराबर लिख दें x मीटर या x इकाई लिखें, है ना, x इकाई। यहां पर लंबाई मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दी गई है। लंबाई बराबर x इकाई है और चौड़ाई बराबर क्या लिख दें? यहां पर चौड़ाई बराबर हम यहां पर लिखेंगे 22 मीटर। ठीक है, 22 इकाई। अब हमें लंबाई और चौड़ाई अगर आयत की पता है तो निश्चित रूप से हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो यहां पर हम लिख दें आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहां लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई को यहां पर हमें x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, तो यहां पर देखो क्षेत्रफल आपका x इंटू y वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। क्षेत्रफल तो ये निकला के आ गया, अगर लंबाई x है चौड़ाई y है तो उसका क्षेत्रफल x इंटू y वर्ग इकाई होगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, प्रश्न जैसा कहता है वैसा करेंगे। प्रश्न की जो शर्त है पहली उसको समझो। लंबाई को क्या किया गया है? लंबाई को इन्होंने कम कर दिया। लंबाई को कितना कम कर दिया है? 5 इकाई। लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है। देखो, पहली शर्त है कि लंबाई को क्या कर दें? लंबाई को हमें क्या करना है? लंबाई को कम करना है। कितना? 5 इकाई कम करना है। तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दें। 5 इकाई कम करने पर, लंबाई को 5 इकाई कम करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी?
लंबाई हो जाएगी x थी उसमें से 5 घटा दें, x माइनस 5 इकाई हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 इकाई। और इसी प्रकार चौड़ाई को हमें बढ़ा देना है। देखो यहां लिखा है तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अब चौड़ाई देखो इसकी बढ़ जाएगी, चौड़ाई आपकी 3 बढ़ जाएगी। थी कितनी? 22, तो 3 बढ़ा दो भाई, 22 प्लस 3 इकाई हो जाएगा। चौड़ाई इसकी बढ़ गई, लंबाई कम हो गई, चौड़ाई बढ़ गई। तो अब बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब क्षेत्रफल कितना होगा? तब आपको यहां लिखना है तब क्षेत्रफल बराबर भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई हमारी x माइनस 5 रह गई, चौड़ाई हमारी 22 प्लस 3 हो गई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। आगे लिखेंगे वर्ग इकाई। अब देखो प्रश्न हमारा ये कहता है कि ये वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से देखो कितना हो गया? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। इस वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो यहां पर हम लिख दें प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार यहां पर क्या लिख दें कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था वो तो आपका x इंटू बाई है। अब वाला कितना है? अब वाला है x माइनस 5 बाई प्लस 3 का गुणा कर दें। ये आपका अब वाला क्षेत्रफल है। ये आपका कम हो गया। ये कितना कम हो गया? प्रश्न कहता है कि ये आपका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो अगर इसको 9 बढ़ा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। बोलो, ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया, इस वाले से ये कम हो गया। तो अगर ये 9 कम हो गया तो 9 अगर जोड़ दिया जाए तब तो बराबर हो जाएगा। हमने इधर 9 जोड़ दिया, बराबर बराबर दोनों करके लिख दिए। ठीक है, देखो यहां पर x इंटू बाई बराबर, इसका अंदर गुणा कर दें x का बाई में x इंटू बाई। यहां x का गुणा 3 में करेंगे 3x, माइनस में लिखेंगे 5 बाई, और प्लस माइनस ये माइनस 5 या 15 लिखें, प्लस में 9 लिख लें। ठीक है, यहां आप देख सकते हो x इंटू बाई से x इंटू बाई आप कैंसिल कर दें, तो यहां से बचेगा कितना? ध्यान से समझो, यहां बचेगा 3x, माइनस में इधर 5 बाई, और इधर बचा हमारा 15 में से 9 घटाओ, तो 15 में से 9 घटेंगे, माइनस का 6 बचेगा, और माइनस का 6 इधर क्या बचा? 0। या फिर ऐसा करो कि ये माइनस का 6 इधर ले जाओ, बराबर 6 लिख दो। ठीक, ये हमें बराबर क्या लिखना है? 6। एक देखो बढ़िया सा समीकरण हमने बना लिया। इतनी बात समझ में आई? एक बार पूरी बात फिर से समझो। प्रश्न आपका यह है कि भाई लंबाई और चौड़ाई बताओ, आयत की लंबाई चौड़ाई बताओ। प्रश्न कहता है कि यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई में 5 इकाई बढ़ा दें। लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई हमने y मानी थी। लंबाई हमने 5 इकाई कम कर ली, चौड़ाई हमने 3 इकाई बढ़ा ली, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। दोनों का गुणा करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न कहता है कि ये वाला क्षेत्रफल कम हो गया। कितना कम हो गया? इस वाले क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल कम हो गया। कितना? 9। अगर 9 ये कम हो गया तो 9 हम इसमें जोड़ दें, दोनों अब तो बराबर हो गए। अगर हमें बराबर करना है, किसी को बराबर करना है और वो कम है, तो हमें क्या करना है? अपने बराबर करने के लिए जितना वो कम है उसमें जोड़ दें तो बराबर बराबर हो जाएगा, पक्की बात है। तो यहाँ पर ये वर्ग 9 वर्ग इकाई कम हो गया है, तो इसको 9 वर्ग इकाई जोड़ दो तो भैया पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये 9 कम हो गया था, 9 हमने इसमें जोड़ दिया, बराबर बराबर लिख दिए। अब यहाँ से देखो इसका इसमें गुणा कर लिया, x इंटू बाई प्लस 3x माइनस 5 बाई प्लस माइनस माइनस 5 या 15 प्लस में x इंटू बाई कैंसिल, तो ये 3x माइनस 5 बाई, और इधर 15 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 इधर ले आओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन बना लिया। इसके बाद देखो सेकंड वाली शर्त को यहां पर लिख लें, सेकंड शर्त। अब सेकंड शर्त क्या कहता है उसके अनुसार फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड शर्त हमारी क्या है? देखो यहां पर अब क्या किया गया है, प्रश्न कहता है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब दोनों को बढ़ाएं, लंबाई को 3 बढ़ाएं, चौड़ाई को 2 बढ़ाएं। देखो यदि लंबाई
को 3 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? तो लंबाई पहले थी x 3 बढ़ा दें तो x + 3 हो जाएगी, x + 3 इकाई आपकी लंबाई हो जाएगी। और इसी प्रकार चौड़ाई को तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 22 थी, इसमें इसको हम कितना 2 इकाई बढ़ा दें तो 22 + 2 इकाई हो जाएगा। अब देखो लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई भी बढ़ा दी तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ध्यान से समझो, तब क्षेत्रफल कितना होगा? तब इसका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई आपकी x + 3 हो गई, चौड़ाई आपकी 22 + 2 हो गई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब ये क्षेत्रफल बढ़ रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। कैसे? पहले वाले क्षेत्रफल से ये 67 अधिक हो गया, इसको 67 कम करना पड़ेगा तब इसके बराबर हो पाएगा। अब यहाँ लिखना है, देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न आपका क्या कहता है कि ये वाला क्षेत्रफल बढ़ गया कितना? 67 वर्ग इकाई, तो हमें इसको 67 वर्ग इकाई कम करना है तो इसके बराबर हो जाएगा। पहले वाला क्षेत्रफल है x × y और बराबर ये अब वाला क्षेत्रफल है x + 3 × y + 2 और यहाँ से हमें ये 67 बढ़ गया, इसलिए इसको हम 67 वर्ग इकाई कम कर दें तो निश्चित रूप से पहले वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आओ, यहाँ देखो इसमें क्या करना है, x × y, ये तो ठीक है, बराबर यहाँ इसका इसमें गुणा करो, x का y में गुणा x × y लिखना है, x का 2 में गुणा 2x लिखना है, 3 का y में गुणा प्लस 3y लिखना है, 3y लिख दो भाई, ठीक है। और इसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पर प्लस में 6 लिखो, माइनस 67 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, x × y ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ देखो 2x मिल रहा है, प्लस 3y लिखना है, यहाँ देखो 67 माइनस का है, 6 घटाओगे तो माइनस में बचेगा 61 और यहाँ पर कुछ नहीं, इधर बचा है 0, या इधर 61 ले जाओ तो बराबर में 61 लिख दो, 2x प्लस में 3y बराबर में 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है ये है, इन दोनों समीकरणों को हल कर लें, बस x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। यही हमसे x और y के मान पूछे गए, मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। क्या करना है बच्चों, अगर विलोपन कर दें तो विलोपन तब हो सकता है या तो x बराबर करें या y बराबर करें, x या y कुछ तो बराबर करो। यहाँ पर देखो कुछ भी बराबर साधारण तौर पे नहीं होगा, जो एक में किसी एक समीकरण में गुणा करने से नहीं, बल्कि इस अगर x को बराबर करना है तो 3 का ऊपर करोगे और यहाँ पर इसका 2 का यहाँ पर करोगे, मतलब एक दूसरे में अदला बदली करके गुणा कर दें। यदि y बराबर करना है तो यहाँ 5 लिखा है, 5 का उसमें कर दें, 3 का यहाँ कर दें, तो हमारा y बराबर हो जाएगा। किसी एक को बराबर कर लें, लिख देते हैं समीकरण 1 में अगर y बराबर करो तो क्या करोगे, देखो यहां पर 3 का गुणा कर दें। समीकरण 1 में 3 का गुणा करें, 3 का, व समीकरण 2 में इसमें काय का गुणा करेंगे, 5 का। 5 का गुणा करने पर पहले वाले समीकरण में 3 का कर दें, दूसरे वाले में 5 का कर दें। देखो यहां पर 3 का गुणा करो, 3 × 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 का गुणा करो, 3 × 5 = 15y लिखना है, बराबर में यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 3 × 6 = 18 लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण में इसमें हमें 5 से गुणा करना है, 5 दूनी 10x लिख दें। यहाँ पर देखो प्लस 5 से गुणा करोगे, 5 × 3 = 15y लिखना है, 5 से गुणा करो, 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, 305। ठीक है, 5 से गुणा किया है ना, तो अब बताओ क्या करना है, देखो यहाँ जोड़ दें, क्योंकि चिन्ह विपरीत हैं, y के चिन्ह विपरीत हैं, देखो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ इनको दोनों को जोड़ दो, देखो 10 और 9 19x बराबर, यहाँ देखो दोनों को जोड़ो, 8 × 5 = 13, हासिल में 1 1 1 2 और 323 हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दें तो x बराबर 323 बटे में 19 लिख दें, 19 से डिवाइड कर दें। ठीक है,
19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा। 19 एकम 19 कितना घटा के बताओ कितना बचा। यहाँ 12 में से 9 घटाओगे तो 3 और ये 13 बचा है। अंक आपको उतारना है काई से 3 से। 19 पंचे 55 19 छक्का 14 19 सत्ते 133 17 हो गया बच्चों। यहाँ से देखो x का मान 17 निकल के आया। x बराबर 17, x बराबर 17 मतलब लंबाई बराबर 17। इस x के मान को हम कहाँ रख दें, 1 नंबर में या 2 नंबर में लिख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पहले नंबर में रखें। यहाँ देखो 3 लिखा है, x का मान हम 17 लिखेंगे, माइनस में 5/, हम ज्यों का त्यों रखें और बराबर में 6 लिख दें। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। अब देखो 17 तिया 51 लिखेंगे, माइनस में 5/, बराबर में इधर 6 लिखें। यहाँ 51 ले जाओ इधर तो माइनस में 5/, बराबर 6 माइनस 51 लिख दें। और 5 माइनस का 5/, माइनस का 5/, बराबर माइनस का कितना बचेगा, देखो माइनस का यहाँ पर बचेगा 45। 45 6 51 होता है, माइनस का 45 बचेगा। देखो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करोगे, 5 से भाग करोगे तो यहाँ से हमें बाई का मान मिल जाएगा। ध्यान से समझो, बाई बराबर कितना हो जाएगा, 45 बटे में 5 और बाई बराबर 9। ठीक है, बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है आयत की चौड़ाई, x का मतलब है आयत की लंबाई। तो आपको लिखना है लंबाई बराबर 17 मीटर है, चौड़ाई बराबर 5 मीटर है। मीटर ना कहें क्योंकि इकाई दी नहीं गई है तो इकाई लिखना है। x का मतलब लंबाई, 17 इकाई लंबाई है उसकी और उस आयत की चौड़ाई 9 इकाई है। क्लियर है बच्चों। बस ये हमसे पूछा गया था कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो आपको यहाँ फाइनल आंसर में लिखना है आयत की लंबाई बराबर कितना लिखना है, 17 इकाई, और यहाँ लिखना है उसकी चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर लिखना है आपको 9 इकाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 17 इकाई। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। किसी को कोई डाउट हो बताओ बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो विधियां थी वो आपने सारी विधियां पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद में 2 चरों के रैखिक समीकरणों के योग में बदले जा सकने वाले समीकरण, मतलब अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसे समीकरण मिलेंगे जिन्हें हमें रैखिक समीकरणों में पहले बदलना होगा और फिर उनको हमें किसी न किसी विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, आप जिस विधि से करना चाहो कर सकते हो, लेकिन पहले समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण बनाना होगा। यहाँ पर अब आगे हमें जो एक्सरसाइज दी जाएगी उसमें समीकरण रैखिक समीकरण नहीं होंगे, हमें उनको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर उसको हमें इन किसी भी विधियों से, जो अब तक आपने विधियां पढ़ी हैं, उन किसी भी विधियों से हल करना है। ठीक है बच्चों, तो इस सबको हम अगले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आप लोग एक्सरसाइज 3.6 के सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी मैसेज दे करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।